नई सीरीज की शुरुआत में हम हमारे हीरो यांगई को देखते हैं, जिसकी फाइट उसके सेक्ट के बाकी डिसाइपल से हो रही थी। एक एक करके वो डिसाइपल उसे मार्शल आर्ट की इस फाइट के दौरान काफी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। दूर से उसकी इस फाइट को कोई नोटिस कर रहा था और वोस्ट के नाम पर सर्कस लगाते जा रहा था। अब तक यांगई अपने लेवल के सभी बंदों से फाइट में हार जाता है। पिटने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया था। उसके एल्डर भी उसकी ये हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सभी फाइट में उसकी ब्रीफ परफॉर्मेंस को देखने के बाद लिंक्स या पैविलियन के एल्डर उसे अपने पीक में बुलाते हैं, जहां जाने पर वो उसके मेरिडियंस और बोन्स को चेक करके काफी गुस्से में बता रहे थे कि तुम्हारी बोन्स बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक है और वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, तो बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माउंटेन से नीचे चले जाओ। एल्डर की बातें सुनने के बाद यहाँ कई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मास्टर, मुझे प्रैक्टिस कर, आप मुझे सेक्ट से ना निकालें। मैं दिल से मार्शल आर्ट के स्किल्स को सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर या अंकाई को बताते हैं कि सेक्ट रूल के हिसाब से अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो फिर तुम्हें सेक्ट में रहने के लिए यहाँ के छोटे मोटे काम करने होंगे। तुम्हें हर दिन यहाँ रहने और प्रैक्टिस करने के लिए स्लैब की तरह काम करना होगा। क्या तुम जिसके लिए तैयार हो? यंग काई को बस मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन सीखनी थी, इसलिए वो खुशी खुशी रेडी हो जाता है। यंग काई तो मास्टर को शुक्रिया कहने लगता है उसे सेट में रुकने देने के लिए। पर मास्टर उसे साफ साफ कह देते हैं कि देखो लड़के, अगर तुमने 3 सालों में टेम्पर्ड बॉडी की थर्ड लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया तो फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इससे एक्सपेल कर दिया जाएगा। यह सुनने के बाद कि उसके पास 3 साल है, वो कहता है कि मास्टर, अगर मैं 3 सालों में भी बॉडी टेम्पर्ड की थर्ड लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाया तो फिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही ये छोड़कर चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहां यान गाय को एक डिसेबल ने फाइट के लिए चैलेंज किया था और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जहां वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं यांगहाई बॉडी टेम्पर रन की थर्ड लेवल पर हूं। उसका सामने वाला ओपोनेंट बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, मेरा नाम है और मैं बॉडी टेम्पर्ड की फिफ्थ लेवल पर हूं। उन दोनों के लेवल्स को सुनने के बाद वहां मौजूद डिसबेल्स में से एक लड़की कहती है कि ये तो कितना ज्यादा अनफेयर है ना, एक फिफ्थ लेवल का बंदा एक थर्ड लेवल के बंदे के साथ फाइट कर रहा है। इस फाइट में तो साफ साफ पता लग रहा है कि किसकी जीत होने वाली है। यहां हमें पता लगता है कि बच्चे यंकाई को कितना ज्यादा नीचा समझते हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि यंकाई और जॉर्जिंग जोन क्लासमेट है, इसलिए वो एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें नहीं पता कि यंकाई के अलावा हमारे पूरे सेट में कोई भी थर्ड लेवल पे नहीं है, इसलिए हर कोई उसे ही फाइट के लिए चैलेंज करेगा, क्योंकि उसे हराकर पॉइंट्स हासिल करना बहुत आसान है। इनफैक्ट मैं तो खुद भी कुछ दिनों में उसे चैलेंज करके अपने पॉइंट्स भरवाऊंगा। उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर एक और दूसरा डिसेंबल आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे पॉइंट्स चुराने की? सेट फैक्टर रूल के हिसाब से आप हर 5 दिन में किसी न किसी डिसाइपल को फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए 5 दिन बाद मैं खुद यंगी को फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। अफसोस तब तक तो इसकी इंजरीज भी हिल नहीं हुई होंगी और इसे आसानी से हराकर मुझे फ्री के पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब थोड़ी ही देर में उन दोनों की फाइट शुरू होने वाली थी, जहां हमारा हीरो यहां का एक जबरदस्त जंप लगाते हुए एक पावरफुल फीस्ट उस बंदे को दे मारता है, लेकिन फिफ्थ लेवल पर होने की वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल पत्थर जैसी हारती। जैसे ही दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं, वेट बोर्न होने की वजह से या अंकई को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो तो अपने मन में सोचने लगता है कि सच में इस बंदे की बॉडी तो बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। उठ के फिर से फाइट करने लगता है। ये देखने के बाद उसका सामने वाला ओपोनेंट कह रहा था, इस लड़के को 3 साल का वक्त दिया था एल्डर ने, हमें तो लगा था कि ये पहले ही साल में हमसे पिट पीटा के यहां से भाग जाएगा, लेकिन इसने 3 सालों में खुद को इतना ज्यादा पुश किया है, हमेशा प्रैक्टिस करता रहता था। सेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने इसकी पिटाई ना की हो, लेकिन फिर भी ये हर बाहर किसी ना किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कुटाई लगवाता रहता है। लेकिन आज मैं इसका ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ये बोलने के बाद वो बंदा यंकाई की जम के धुलाई कर रहा था। वैसे तो यंकाई इस बंदे को हराने में कामयाब नहीं रहता, लेकिन वो हार भी नहीं मानता। दूर से ये फाइट एक नकाब पहने लड़की नोटिस कर रही थी, जो हर किसी के फाइट को नोटिस करती है और जीतने वाले को पॉइंट्स देती है। वो भी यंकाई की हिम्मत को देखने के बाद इक्वाली है। हैरान थी, वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता कि इतना पीटने के बाद भी ये लड़का वापस से फाइट के लिए कैसे खड़ा हो सकता है। यहां थर्ड लेवल पर होने के बावजूद भी अपने ओपोनेंट को परेशान कर चुका था। जी, इस बात से चिढ़कर उसका ओपोनेंट साओ उसे उठाकर इस पर पटक देता है। बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तो सोच रहे थे कि क्या इस लड़के को मरने से डर नहीं लगता। इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी ये हार नहीं मान रहा।
उसकी इतनी बुरी हालत देखने के बाद भी किसी को उस पर तरस नहीं आता, बल्कि वो सभी बैट लगाने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि ये कितने राउंड तक दिखता है। वो सभी तो वहां पर बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं कि जल्द ही बताओ कि ये कितने राउंड तक और टिकेगा। वैसे ये सस्पेंस तो बिल्कुल नहीं है कि कौन जीतेगा। जीतने वाला तो कंफर्म हमारा है, लेकिन हम बैट सिर्फ उसके राउंड्स पर लगाएंगे। समझ आई ये बोलने के बाद वो वहीं यांकाई के नाम पर बैट्स खेलना शुरू कर देते हैं। इतनी बुरी तरीके से पिटाई खाने के बावजूद भी यहाँ का ही फिर से उठ के फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो उसी एनर्जी और जोश के साथ फाइट कर रहा था। ये देखने के बाद उसका ओपोनेंट कहने लगता है कि तेरे अंदर अभी भी हिम्मत है कि तू मुझसे लड़े। स्टार्टिंग में तो यहाँ का ही उसके सभी अटैक्स को टॉर्च कर रहा था, लेकिन ये बंदा अपनी पूरी जान लगाकर एक और जबरदस्त मुंछते मारता है। जीस से हिट होने के बाद तो योकाई के मुंह से ब्लड भी आने लगा था। उसकी ये हालत देखने के बाद तो उस लड़की को भी बहुत ज्यादा झटका लगता है कि ये लड़का अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं योकाई तो खुद को ये कहते हुए मोटिवेट कर रहा था कि तुमने साफ साफ देखा ना कि उसका बन जा रहा था, इसका मतलब तुम दोबारा फाइट कर सकते हो। दूसरी तरफ जावो तो ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे कि वो फाइनली इस फाइट को जीत गया। लेकिन तभी उन सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए हमारा यंग गाय फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। बच्चे तो उसे फिर से होश में देखने के बाद कहते हैं कि लगता है अब ये न्यू रिकॉर्ड बनाएगा। उन्हें तो यंग काई की इस फुल पावर पे भी हंसी आ रही थी कि इतना पीटने के बावजूद फिर से के लिए खड़ा हो जाता है। बॉडी के हर पार्ट में इंजरी होने के बावजूद भी वो खुद को संभालते हुए जोर से कहता है कि आओ दोबारा फाइट करते हैं। जौ तो तक परेशान हो जाता है कि ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता। इससे तो अब मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। उन दोनों की फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। यहां दूर से जो लड़की उन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व कर देती है, वो बताती है कि पिछले 3 सालों में हर 5 दिन के बाद कोई ना कोई स्टूडेंट यहाँ काई को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। 3 सालों से इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी बॉडी में कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रहा। ये उसका 148 मैच है और इसका रिजल्ट भी मेरे हिसाब से सेम ही होगा। उस लड़की को भी यहाँ काई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं यहाँ यांकाई ने फाइनली अपनी पूरी बॉडी का फोर्स यूज करते हुए एक जबरदस्त किक जॉ को जड़ दिया था, जिसके बाद तो उसकी हालत खराब हो जाती है। बच्चे तो ये देखकर हैरान होते हुए जॉ का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या अब तुम इस लड़के से हारोगे जिसे आधा सेक्ट हरा चुका था। अब अपनी बेइज्जती से सौ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो यंग काय को गले से पकड़कर कहता है कि याद रख, अगर अब तूने हार नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बोलने के बाद वो उसे उठाकर काफी बुरी तरीके से पटक देता है। पर यंग काय ने अभी हार नहीं मानी थी, वो फिर से खड़ा हो गया था और ये देखकर वो लड़की जो स्टार्टिंग में उसके बारे में बात कर रही थी, वो कहती है कि यंग काय हार मान लो, इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस फाइट को नहीं जीत पाओगे। वही जो यंग काय को देखकर कहता है कि लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। वो तेजी से पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं यंग काई ने भी अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा करते हुए एक जबरदस्त पंच कृत कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये पंच मारकर इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। वो के हाथों से इतनी जबरदस्त कि खाता है कि पत्थर से टकराने की वजह से फाइनली वो बेहोश हो गया था। बच्चे तो उसकी ये हालत देखकर भी उस पर तरस नहीं खाते, बल्कि कहते हैं कि ये कमीना, जब तुझे हारना ही था तो तू पहले नहीं हार सकता था, इसने मेरे सारे पैसे डुबो दिए। ये बोलने के बाद वो सभी अपना अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। उनमें से एक बंदा तो उसे किक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो लड़की पत्थर मारकर उसे गिरा देती है। उसे तो समझ नहीं आता कि वो तो इसे पीटने आ रहा था ना, फिर इसके सामने निलॉन क्यों कर रहा है। अब तक उस दूसरे वाले डिसेबल को पता लग जाता है कि लगता है उन्हें दूर से एंटर किया जा रहा है और ये काम उन्हीं का है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी यहां से निकलो। अगर उन्होंने देख लिया कि हम लोग यहां पर ये सब कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स कट जाएंगे। वो सभी वहां से जाते हुए यही कह रहे थे कि क्या वो इसकी हेल्प करना चाहते हैं। उन सभी के वहां से जाने के बाद ये लड़की यहां गाय को संभालते हुए एक पेड़ से सटा देती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे यहां का कि बहुत ज्यादा परवाह हो। वो उसे संभाले हुए कहती है कि पागल लड़के, तुम्हें हर बार चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वरना इस तरीके से तो किसी दिन ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। वो तो उसके हाथ में एक मेडिसिन रखते हुए कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आता कि हर बार एक पावरफुल ओपोनेंट की फायर को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है। ये लड़का हर बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देता है और कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता। वो उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें कंपटीशन में मारे जाने का डर नहीं है। सभी के वहां से चले जाने के बाद यहाँ गाय को होश आता है। बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से वो सुबह से शाम तक वहीं पड़ा हुआ था। होश में आने के बाद उसे अपनी हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो फिर से हार गया। अपने हाथ में उसे उस लड़की की दी हुई मेडिसिन बॉटल नजर आती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज नहीं होता।
वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मेरी इंजरीज को हील करने के बाद तुम हमेशा इस तरीके से मुझे मेडिसिन पकड़ाकर चली जाती हो। मुझे ये और भी ज्यादा बुरा लगता है कि तुम मुझे देख रही होती हो और मैं हर बार हार जाता हूं। मैं एक बार फाइट को जीतना चाहता हूं ताकि तुम्हें दिखा सकूं। मैं जानता हूं कि तुम जरूर खुश होगी। वापस जाते हुए वो लकड़ियों की पोटली उठा लेता है, लेकिन उसे डर था कि 3 साल खत्म होने वाले हैं और उसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया। ऐसा ना हो कि उसे सेक्ट से निकाल दिया जाए और वो उस पर्सन को दोबारा कभी ना देख पाए। ये सोचते हुए वो सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, जहां उसे सेक्ट से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी दी हुई थी रहने के लिए। वहां जाने के बाद सबसे पहले वो उस मेडिसिन को बॉटल में मिलाता है, जिससे वो अपने घाव साफ करने लगा था। घाव ज्यादा होने की वजह से उसे छूते ही उसे काफी ज्यादा पैन होने लगता है। हद से ज्यादा इंजर्ड और थकी होने की वजह से वो आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया था कि तभी उसके घाव से निकल रहे खून को उसके सर के नीचे मौजूद पत्थर ने ऑब्जर्व कर लिया था। को पता भी नहीं चलता कि उसके ब्लड ड्रॉप की वजह से अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर चुका है, जो एक्टिवेट होने की वजह से काफी तेज ग्लो कर रहा था। अपने सर के पीछे स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने के बाद यार्नकाई को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। झटके से उठने की वजह से वो तो किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। अपने आसपास की जगह उसे बहुत ज्यादा अजीब लगती है। वहां पर मौजूद था तो सिर्फ वही स्पिरिचुअल पत्थर जिसे देखने के बाद यानकाई उसे पहचान जाता है। उस पत्थर को वहां देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि पिलो की तरह यूज होने वाला यह पत्थर आखिर इतना ग्लो क्यों कर रहा है। अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए जैसे ही वो उस पत्थर को टच करने वाला था, वो स्टोन फिर से जैसे उसके हाथ पर मौजूद ब्लड को अब्जॉर्ब करते हुए उसे कुछ गोल्डन वर्ड्स दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद जान गई को पता लग गया था कि यह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक सीक्रेट बुक है। वो भी एनसीएनटी टाइम की, जिसमें मार्शल आर्ट्स से जुड़े हुए काफी सारे हिडन टेक्निक्स मौजूद है। वो उस बुक को हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी लेटी हुई थी और वो तो बस सपने में था। उस बुक का पीछा करते हुए जान का ये क्लिफ के किनारे पहुंच जाता है, जहां से वो बस गिरने ही वाला था, पर तभी अचानक से उसके पीछे दिनझुंग अपीयर हो गया था, जो उसे पंच मारते हुए क्लिफ से नीचे लटका देता है। वो तो यंकाई से कह रहा था कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी। मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, पर यंग का ही साफ साफ मना कर देता है कि वो खुद ऊपर आ जाएगा। उसे उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। डिंगजन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसके हाथ पर अपना पांव रखते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें ऊपर आने दूंगा तब ना, जब तक तुम हार नहीं मान लेते मैं तुम्हें ऊपर नहीं आने दूंगा। यंग का ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये जोन होता तो उसे हराने के बाद यहां से चुपचाप निकल जाता। वो कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो इल्यूशन कहती है कि मैं चाहे जो भी हूं, अगर तुमने अपनी हार नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूं। ये बोलकर वो तो लात मार के यंग काई को नीचे फेंक देता है। क्लिफ से नीचे गिरने के बाद वो सीधा पानी में गिर गया था। पानी के अंदर जाते ही यार्नकाई को एक स्पिरिचुअल चैन ट्रैप कर लेता है, जिससे वो बचने की बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने लगा था। वो स्पिरिचुअल चैन तेजी से उसके गले को दबाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसकी ब्लड को अब्जॉर्ब करने लगती है। यार्नकाई के ब्लड को अब्जॉर्ब करने के बाद वो स्पिरिचुअल चैन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और यार्नकाई उसे तोड़ ऊपर आ गया था। वहीं पानी के अंदर हम एक और कंकाल को दिखाते हैं, जो सी स्पिरिचुअल चैन से ट्रैप था। लेकिन यंकाई की ब्लड की वजह से वो चैन वीक पड़ जाती है और वो कंकाल भी आजाद हो जाता है। बाहर आने के बाद वो स्कल बॉडी यंकाई से कह रही थी कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो चुका हूं। यंकाई के पूछने पर कि तुम कौन हो, वो बताता है कि मैं एक स्कल मॉन्स्टर हूं। इतने सालों से मैं इस पत्थर में ट्रैप था, लेकिन तुम्हारी ब्लड की वजह से अब मैं फाइनली आजाद हो गया हूं और अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करूंगा। ये बोलने के बाद वो तो उसे पकड़कर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने लगा था, ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पाए। वो यंका इसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिव अप कर दो, तुम्हारे लिए मौत आसान हो जाएगी। पर यंकाई गिव अप करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। तभी वहां पर एक और स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर होती है, जो यंकाई को समझाती है कि तुम जब तक गिव अप नहीं करोगे तब तक इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। वो अपनी बातों से यंकाई को उसके पुराने दिन वापस याद दिलाती है, जिससे उसे पता लग जाता है बता है कि उसने यहां तक आने के लिए कितनी मेहनत की है और वो इस तरीके से हार बिल्कुल नहीं मान सकता। ये हड्डियों का ढांचा उसे अब्जॉर्ब करने से पहले ही हमारा यंग का ही अपनी विल पावर को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लेता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी से स्कल को अब्जॉर्ब करने लगती है। यंग काय की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से इस बोन बॉडी को अब्जॉर्ब पकड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको सीरीज की एक्सप्लेनेशन और कहानी अच्छी लगी है और आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, तो प्लीज 500 कमेंट्स कंप्लीट कर दीजिए, तो शाम तक इसका नेक्स्ट पार्ट आपको याद से मिल जाएगा।